नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के करंट अफेयर्स के एनालिसिस पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 20 और 21 जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है वो केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री ने कहा है कि भारत और ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता जो है वो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। तो सबसे पहले यही देख लें कि ईएफटीए है क्या। तो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जो है वो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है। और ये जो उनके देश हैं, 4 देश हैं, याद रखिएगा। आइसलैंड, लिंकेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड। याद रखिए, आइंस्टीन, लिंकेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड आ सकता है। ईएफटीए में कौन कौन देश शामिल हैं? तो कौन है? आइसलैंड है, लिंकेस्टीन है, नॉर्वे है और स्विट्ज़रलैंड है। ये सभी जो देश हैं ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। और ये जो है ना, ये ईएफटीए ये स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा 1960 में स्थापित किया गया था और संस्थापक के 7 सदस्य थे, लेकिन अभी 4 ही बचे हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा 1960 में स्थापित किया गया था, याद हो जाएगा आपका। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें है क्या? इसमें देखिए, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भारत और ईएफटीए का, इसके अंतर्गत जो है ना, वस्तुओं से संबंधित बाजार पहुंच, उत्पत्ति के नियम, व्यापार सुविधाओं, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उत्पाद, निवेश प्रोत्साहन और बौद्धिक संपदा अधिकार, इन सभी पर ये केंद्रित है। मतलब मुक्त व्यापार समझौता। अगर इन पर नज़र डालें तो इसमें देखिए, 15 सालों में भारत की $100 बिलियन का निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार की बाध्यकारी प्रतिबद्धता इसमें की गई है कि एफटीए के सदस्य मतलब 15 सालों में भारत में $100 बिलियन का निवेश करेंगे और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो ये पहला अपने प्रकार का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें ये कहा गया है। बदले में भारत ने स्विस घड़ियाँ, चॉकलेट, कटे और पॉलिश हीरे आदि पर बहुत कम या ना के बराबर शुल्क स्थापित किए हैं, मतलब लगाएंगे। ईएफटीए के बाजारों में भारत के 100% गैर कृषि उत्पादों को प्रवेश दिया जाएगा, ये भी है। अब देखिए, ईएफटीए भारत के 99.6% निर्यात पर आयात शुल्क को खत्म करेगा या कम करेगा, और भारत जो है ईएफटीए देशों से आने वाले 95.3% निर्यात पर आयात शुल्क को खत्म करेगा, कम करेगा। 95 क्यों है? क्योंकि भारत ने कृषि जो है और डेयरी उत्पादों उन पर नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पर आप ज़्यादा देख रहे हैं 99.6 और यहाँ पर 95 ही है, यही कारण है। भारत का व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है? स्विट्ज़रलैंड से हम बहुत ज़्यादा सोने की आयात करते हैं, इसी कारण से भारत का व्यापार घाटा बहुत अधिक है। इसका मतलब ये नहीं कि स्विट्ज़रलैंड के पास सबसे ज़्यादा सोने की खदानें हैं। स्विट्ज़रलैंड से मतलब व्यापार होता है सोने का, इसी कारण से। बस यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ गया था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। नशा मुक्त भारत के लिए युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में काशी घोषणा पत्र प्रसारित किया गया है। तो इसमें कुछ है नहीं, है ना। इसमें अगर थोड़ा सा देखें तो मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2019 के अनुसार 14.6% लोग जो है ना 10 से 75 वर्ष की आयु में शराब पीते हैं। और कैनबिस और ओपियाइड जैसे हीरोइन भारत में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला या प्रचलित हो रहा मादक पदार्थ है। अब नस्लीय पदार्थों के उपयोग के पीछे प्रमुख कारण क्या क्या है? तो पहले तो सामाजिक कारण है, साथियों का दबाव। आर्थिक कारण बेरोजगारी, गरीबी। मनोवैज्ञानिक कारण जो है अवसाद जैसी बीमारियां, एंजाइटी। शैक्षणिक कार्य जैसे शिक्षा, नौकरियों से संबंधित तनाव। उपलब्धता, भारत जो है वो गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में स्थित है। जैसे ये देखिए, मैं आपको भारत की मानचित्र अगर ऐसे बनाऊँ तो ये जो है ना, ये है क्रिसेंट गोल्डन क्रिसेंट है, और यहाँ पर है गोल्डन मतलब ट्रायंगल। गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन आता है? ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और गोल्डन ट्रायंगल में कौन आता है? एक आता है म्यांमार, एक आता है थाईलैंड, और एक आता है यहाँ पर आपका जाके, मैं भूल रहा हूँ उसको, नाम उसका है लाओस, सॉरी, हाँ लाओस। तो ये तीनों मिलके बनाते हैं गोल्डन ट्रायंगल। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रग्स वगैरह चलता है, इसी कारण से। अब देखिए, जो चीन है वो यारलुंग तांग्सो यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। और वो कह रहे हैं कि हम दोनों पक्षों से बातचीत कर लिए हैं और आप मतलब इसी कारण से हम बना रहे हैं। अब देखिए, ये चीन की तांग्सपो परियोजना जो विश्व की सबसे बड़ी बांध परियोजना होगी, और ये 3 गॉर्जस डैम है जो यहीं पर बनाया है, चीन ने ही बनाया है। उनसे भी बहुत बड़ा है, उनसे भी 2 या 3 गुना मतलब बहुत बड़ा है वो उससे। अब ये देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के पठार से होकर बहती है, पृथ्वी का सबसे बड़ा कैनियन बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। पृथ्वी का सबसे बड़ा कैनियन ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अच्छा, बांध से जुड़ी चिंताएं क्या क्या? आपदा जोखिम हो सकती है भाई, भूकंप यहाँ पे है, तिब्बती पठार में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी हैं, पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है।
और जैव विविधता और कृषि पर असर पड़ेगा। राजनीतिक भू राजनीतिक चुनौतियाँ भी है, इसको वाटर बम की तरह भी यूज किया जा सकता है। सांस्कृतिक चुनौतियाँ भी इससे जुड़ी है। इस परियोजना में अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में रहने वाली आदि जनजाति, ये देखिए सियांग घाटी में कौन रहती है, आदि जनजाति कहाँ रहती है, सियांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में सियांग घाटी में आदि जनजाति रहती है, उनको इससे खतरा हो सकता है। अब देखिए 2006 में जो है ना, वर्ष 2006 में भारत और चीन ने सीमा पार नदियों से जुड़े मुद्दे को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ स्तर की व्यवस्था शुरू की थी, जिसके तहत बाढ़ के मौसम में ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों के हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा किए जाते हैं। लेकिन भारत चीन ने ये बंद कर दिया था जब 2020 के बाद युद्ध हुआ था, झड़प हुई थी। अब देखिए ICMR द्वारा एडफॉल्सीवैक्स नामक स्वदेशी बहुचरणीय मलेरिया वैक्सीन विकसित की गई है। ये देखिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान के साथ मिलकर तैयार किया गया है। नाम क्या है, एडफॉल्सीवैक्स। फॉल्सी याद रखिएगा, फॉल्सीफेरम एक होता है, वही मलेरिया के लिए जिम्मेदार परजीवी पाया जाता है, तो याद रखिएगा एडफॉल्सीवैक्स। कौन ये विकसित किया, ICMR जैव प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान के साथ मिलकर। तो देखिए एडफॉल्सीवैक्स जो है ना, प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरस सबसे घातक मलेरिया परजीवी प्रजाति है। अब देखिए थोड़ा मलेरिया के बारे में देख लेते हैं। तो मलेरिया जो है ना, वो एक प्राणघातक बीमारी है जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम, और ये संक्रमित मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। मतलब प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वो मादा एनफ्लीज मच्छरों को बसती है और मादा एनफ्लीज मच्छर जो है वो काटती है, तो इसके कारण प्लाज्मोडियम परजीवी हमारे बॉडी में एंट्री करता है और इससे होता क्या है, मलेरिया। और ये अधिकांश उष्णकटिबंधीय देशों में ही होता है। 5 प्लाज्मोडियम प्रजातियों में मनुष्यों से मलेरिया हो सकता है। यही देखिए यहाँ पे लिखा है, प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरस, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओविले, प्लाज्मोडियम नॉलेसी। तो देखिए प्लाज्मोडियम जो फॉल्सीफेरम है, अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए ये प्लाज्मोडियम पी फॉल्सीफेरम जो है, प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम, ये जो है मलेरिया के सबसे घातक परजीवी माना जाता है इनको। ये 2 चरणों में ये लक्षित करती है, एल फॉल्सीवैक्स जो है वो 2 चरणों में लक्षित करती है। एक तो होता है प्री एरिसाइटोसिस चरण और एक होता है संकरण चरण। जो कि नॉर्मल वैक्सीन होता है ना, सिर्फ एक ही चरण पर ये करती है, लेकिन ये जो है ना 2 चरणों पर करती है, बस ये याद रखिएगा। रिकॉम्बिनेंट कैमरिन वैक्सीन जो है ये उस पर बना है, ये रिकॉम्बिनेंट कैमरिक वैक्सीन है। अच्छा, कैमरिक वैक्सीन मतलब होता है वो वैक्सीन जो कि परजीवी के जीवन चक्र में विविध चरणों में एंटीजन को एक एकल इम्यूनाइजेशन को संयोजित करता है। और रिकॉम्बिनेंट DNA प्रौद्योगिकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विविध स्रोतों से DNA अणुओं को मिलाकर एक नया DNA अनुक्रम बनाया जाता है। तो ये देखिए दोनों यूज किया गया है, ये रिकॉम्बिनेंट और कैमरिन वैक्सीन। ये स्वदेशी विकास किया गया है, ये तो हमें पता ही है। इससे लाभ क्या होगा, ये व्यापक सुरक्षा प्रदान करेगा, इम्यून इवेजन, कम खतरा और बेहतर दीर्घकालिक इम्यूनिटी भी है इसके अंदर। ये कमरे के तापमान पर 9 महीने तक संरक्षित रखा जा सकता है। अच्छा, इसका लागत प्रभावी भी है क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये कोटोकोरस लैक्टिस नामक बैक्टीरियाई प्रणाली में सुरक्षित और आसानी से बनाई जा सकती है, तो इसका सस्ता हो जाता है उत्पादन। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, नेशनल सैंपल सर्वे, उसके 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी स्थापना 1950 में PC महालनोबिस ने की थी। इसको ये जो है ना भारत के नियोजन के जनक भी माने जाते हैं, PC महालनोबिस, याद रखिएगा। ये जो NSS है ना, ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसके 4 डिवीज़न हैं। एक कोलकाता में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, नई दिल्ली में है। बस इतना याद रखिए, इतना डिटेल में पूछता है नहीं। NSS के प्रमुख सर्वेक्षण तो देखिए शहरी फ्रेम सर्वेक्षण है, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण है, इसके बाद आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है। ये 2016 से स्टार्ट किया गया था, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। इसके बाद है मूल्य सर्वेक्षण, इन सभी का ये सर्वेक्षण करते हैं, रिपोर्ट नहीं देते हैं, है ना, ये आंकड़े एकत्रित करते हैं तो देखिए यही बोल रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी और ग्रामीण। इसके बाद है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक या ग्रामीण श्रमिक। इसके बाद है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए M23 मिलेट विद्रोही, तो M23 विद्रोही जो है ना रवांडा देश में, रवांडा समर्थित है, सॉरी। और M23 विद्रोही है कहाँ पर, ये पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये है M23। और ये जो है ना
खनिज संसाधन जो समृद्ध है पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उनमें ये कॉन्गो सेना के विरुद्ध लड़ता है ताकि ये मतलब खनिज संसाधनों पर कब्जा कर सके और इसको निर्यात कर सके, है ना, जिससे पैसा कमाएगा। और ये जो M23 जो है ये मुख्य रूप से तुस्ती निर्जाति समुदाय का सशस्त्र विद्रोही समूह है। तुत्सी तुत्सी निर्जाति समुदाय का सशस्त्र विद्रोही समूह कौन है? M23 कहाँ पर है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। समर्थित कौन करता है? रवांडा। ठीक है, तभी ये सब कह रहे हैं कि हम लोग अस्थायी युद्ध विराम के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इन दोनों के बीच अब बातचीत होगी, पर देखिए इन सब में तो चलते रहता है ऐसा, और मैंने सुना था पर हुआ नहीं। अब देखिए कोल्डेक्स एलिमेट्रियस कमीशन, कोडेक्स एलिमेटेरियस कमीशन, ये जो है ना मिनरल के लिए मानकों के विकास में भारत को नेतृत्व की मान्यता प्राप्त की गई है। ये जो है ना इसमें कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन जो है ये खाद्य उत्पादों के लिए मानक निर्धारित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1963 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मतलब खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के मतलब संयुक्त रूप से इसको की गई थी। क्या? कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। अच्छा, इसकी हाल फिलहाल में जो 28वीं कार्यकारी बैठक है ये रोम में हुई, मतलब FAO के कार्यालय में। अब देखिए इससे पता हम लोग को चल गया कि FAO का कार्यालय भी रोम में है, इटली में। अब इसमें 188 सदस्य देश हैं और एक यूरोपीय संघ है, तो इसके सदस्य कितने हो गए? 189। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ें। बिट्रा द्वीप, बिट्रा द्वीप कहाँ है? सबसे पहले बोलेगा कि बिट्रा द्वीप, तो याद रखिए लक्षद्वीप। बिट्रा द्वीप लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप की मतलब मानव बसावट करने वाला सबसे छोटा द्वीप है और अभी लक्षद्वीप प्रशासन रक्षा उद्देश्यों के लिए ब्रिटा द्वीप के अधिग्रहण पर विचार कर रही है। लक्षद्वीप अगर देखें तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, 36 प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में एटॉल यही एटॉल, लेगून मतलब यहाँ से झील जो कि समुद्र से टच करती है, और रीफ मतलब कोरल रीफ जो कि साइड में मिलती है, तो उनके लिए प्रसिद्ध है ये। अब देखिए नेक्स्ट जो है इन विट्रो बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो चीन के शोधकर्ताओं ने इन विट्रो बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रणाली विकसित की है जो कि मेथनॉल से सुक्रोज का संश्लेषण कर सकती है। मिथनॉल से सुक्रोज मतलब सोचिए, मिथनॉल से सुक्रोज निकाल सकती है वो। अब देखिए मिथनॉल कहाँ से पाई जाती है? तो भाई मिथनॉल जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है या फिर औद्योगिक अपशिष्ट से मिथनॉल प्राप्त किया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का खाद्य पदार्थों और रसायनों में यह कृत्रिम रूपांतरण पर्यावरण और जनसांख्यिकी मतलब संबंधी चुनौतियों का समाधान भी ये कर सकता है, ये बोल रहे हैं। तो इन विट्रो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पदार्थ को जैविक कारकों मुख्यतः एंजाइमों की चयापचय गतिविधियों द्वारा रासायनिक रूप से परिवर्तित किया जाता है। और जब ये प्रक्रिया शरीर के बाहर पृथक कोशिकाओं या एंजाइमों का उपयोग करके की जाती है तो इसको इन विट्रो मतलब शरीर के बाहर बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। बस हाटी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश में, हाटी जनजाति समुदाय में जाजड़ा नामक बहुविवाह प्रथा, देखिए हाटी समुदाय जो है वो हिमाचल प्रदेश में है जहाँ पर जाजड़ा नामक बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेशनल मोबाइल, अच्छा इसमें सॉरी ये गलत हेडिंग है, इसको मत पढ़िए। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है रूस के कामचटका प्रायद्वीप में भूकंप के 5 प्रबल झटके महसूस किए गए। कामचटका प्रायद्वीप जो है रूस के सुदूर पूर्व में पाया जाता है, सुदूर पूर्व में मतलब स्टार इधर। अगर देखिए मैं आपको रूस दिखा दूँ थोड़ा सा बना के, ऐसे है रूस। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर है कामचटका प्रायद्वीप। यह पूर्व में बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर से तथा पश्चिम में ओखोस्टक सागर से घिरा है। अच्छा, रिंग ऑफ फायर में आ जाता है। इसे प्रायः फायर एंड आइस की भूमि भी कहा जाता है, किसको? कामचटका प्रायद्वीप को। और यहाँ पर जो है ना कुरिल द्वीप समूह जो है कामचटका प्रायद्वीप के दक्षिण में है और वहाँ से लेकर जापान के होक्काइडो द्वीप समूह उत्तर पश्चिमी तट तक फैला है। कौन? कुरिल द्वीप समूह कामचटका प्रायद्वीप से लेकर जापान के होइको द्वीप समूह तक फैला है। और ये जो कुरिल द्वीप समूह है ना, रूस और जापान के बीच विवादित क्षेत्रों में से एक है। कुरिल द्वीप समूह याद रखिएगा, रूस और जापान के बीच विवादित है कुरिल। अब देखिए बायोमोलिकुलर एम्यूलेटर। तो बायोमोलिकुलर एम्यूलेटर है क्या ये? तो ये बोल रहे हैं कि बायो इम्यू वन नामक डीप लर्निंग सिस्टम विकसित किया है, हाल फिलहाल में विकसित की गई है, जो कि प्रोटीन संरचनाओं और उनकी गतिशील अवस्थाओं डायनेमिक कन्फर्मेशन का सटीक पूर्वानुमान कर सकता है ये। तो बायो इम्यू के बारे में बताया कि माइक्रोसॉफ्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका,
के राइस विश्वविद्यालय और जर्मनी के फ्री यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित की गई है। 3 के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट, राइस विश्वविद्यालय और फ्री यूनिवर्सिटी, इनके द्वारा क्या विकसित की है? बायोइम्यू-1। अब देखिए ये बोल रहा है प्रोटीन द्वारा जैविक परिस्थितियों में पाए जाने वाले सभी संभावित आकारों का पूर्वानुमान कर सकता है। ये हाई रिजोल्यूशन स्तर पर प्रोटीन के लचीलेपन का मॉडल तैयार करके ये सक्षम है। अल्फ़ाफोल्ड के डेटा से प्रशिक्षण करता है। तो अल्फ़ाफोल्ड किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये देख लीजिए गूगल डीप माइंड के द्वारा विकसित किया गया था अल्फ़ाफोल्ड। और ये जो है ना, ये प्रोटीन की संरचना का पूर्वानुमान करता है अल्फ़ाफोल्ड। गूगल डीप माइंड के द्वारा विकसित किया गया था अल्फ़ाफोल्ड। और ये जो बायोइम्यू है, ये माइक्रोसॉफ्ट, राइस विश्वविद्यालय और फ्री यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित की गई है, जो कि प्रोटीन संरचनाओं के साथ उनकी गतिशील अवस्थाओं को भी पूर्वानुमान कर सकता है। अब देखिए मानगढ़ नरसंहार। तो मानगढ़ नरसंहार राजस्थान का जलियांवाला बाग इसको कहा जाता है, जो कि गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आदिवासी जो हैं उनके जमींदारों से उचित मजदूरी की मांग को लेकर मानगढ़ एक पहाड़ी पर एकत्रित हुए थे भील समुदाय। लेकिन इनको अफवाह फैला दिया गया था बहुत सारे लोगों के द्वारा कि आदिवासी जो लोग हैं, ये भील समुदाय के आदिवासी लोग जो हैं वो स्थानीय शासकों और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तो ब्रिटिश सेना आकर इन पर बम फेंकना और गोलीबारी करना शुरू कर देती है, तो जिसके कारण 1000 से 1500 आदिवासी मारे जाते हैं, भील आदिवासी। तो उन्हीं का भी इन्हें इनको मनाए अभी वही। अब देखिए मंगल पांडे की ओर देखें तो मंगल पांडे जो है 1857 की क्रांति यानी सिपाही विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चर्बी वाली कारतूस का विरोध किया उन्होंने और 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर में खुले विद्रोह की शुरुआत की इन्होंने। इनको 8 अप्रैल 1857 में बैरकपुर में फांसी दे दी गई। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स वाले वीडियो पर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।